सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं फैसल अजीज खान। क्या कोरोना की चौथी लहर पाकिस्तान में आ रही है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पूरी कौम को तंबीह की है और ये ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि ये जो वायरस जिसके बारे में कहा जा रहा है वो डेल्टा वायरस, इंडियन वेरिएंट वायरस है और वो पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। और अगर बकरीद के दिनों में और उसके बाद फिर मुहर्रम में अगर एहतियात न की गई तो बड़ी तबाही मचा सकता है डेल्टा वायरस। वो इसलिए कि जितनी तबाही इसने इंडिया में मचाई है और उसके बाद अमेरिका के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, हर जगह के ऊपर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वायरस करार दिया जा रहा है वो डेल्टा वायरस है। आखिर हमें करना क्या चाहिए? इस चौथी लहर को किस तरह हैंडल करें? अब पहली लहर, दूसरी और तीसरी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज़ बड़ी ज़बरदस्त रही। दुनिया ने सराहा पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज़ को। इस वक्त वैक्सीनेशन का प्रोसेस जारी है, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ वैक्सीनेशन हो रही है। थोड़ा सा ब्रेक भी आता है लेकिन कौम जो है वो वैक्सीनेशन करवा रही है। तो क्या अब ये जो बकरीद है और उसके बाद मुहर्रम, ये आने वाले जो 2 महीने हैं, अगर इसके अंदर कोई मजबूत हिकमत अमली बनाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है गवर्नमेंट की सतह पर और नीचे अवामी सतह पर, और लोग इस तरह से संभाल लेते हैं, तो स्नैरियो पहली, दूसरी, तीसरी लेयर के मुकाबले में हम संभल जाएंगे और बेहतर रहेंगे, या ये ख़तरनाक वायरस करार दिया जा रहा है जिस तरह से इंडिया में इसके रिजल्ट्स हैं, तो अगर हमने एहतियात नहीं की तो फिर क्या होगा? यही सबसे बड़ा अहम मसला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। मेरे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? डॉक्टर साहब, चौथी लहर डेल्टा वायरस, आप क्या कहते हैं कि ये वायरस जो वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि खतरनाक है, एहतियात करनी चाहिए, आपने पहली, दूसरी, तीसरी जितनी भी लहर थी उसके अंदर आपकी स्ट्रैटेजीज, आपके ऐलानात, आपकी हिकमत अमली हुकूमत के साथ दूर रहकर भी और हुकूमत के साथ करीब होकर भी आपने बनाई। इस चौथे लहर के बारे में क्या है आपकी राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल। आपको शायद याद होगा कि आज से कोई 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल एक प्रेस रिलीज के जरिए ये मुतनब्बे कर चुका हूँ गवर्नमेंट को भी और आवाम को भी कि जो सूरत हाल अभी चल रही है और ग्रेजुअली ये तमाम चीजें खोली जा रही हैं और पिछले 2 हफ्ते से ये शादी हॉल और तमाम चीजें खुल गई हैं, तो हमें डर है कि चौथी वेव्स आ जाएगी। और ये वेव्स क्या होती हैं? जब होने शुरू हो जाते हैं, हम जब 100 के इस पे आते हैं कि जी 600 700 होने लग जाते हैं केसेस हजारों से, तो सब चीजें खुल जाती हैं और लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो गया और हुकूमत भी बहुत ज्यादा कुछ सख्ती नहीं करती है, तो जिसका नतीजा ये होता है कि दूसरी वेव्स आ जाती, तीसरी आती, चौथी हूं कि अगर पाकिस्तान में अवाम और हुकूमत अगर प्रॉपर तरीके से एसओपीज पे अमल करें और अमल करवाएं तो शायद हमारे मुल्क में पहली वेव के बाद दूसरी वेव नहीं आती। और अनफॉर्चुनेटली जो आपने डेल्टा वायरस की बात की है फैसल, तो ये वायरस अब जो साइंसदान बता रहे हैं कि डेल्टा प्लस भी आ गया है और वो डिटेक्ट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन डेल्टा डिटेक्ट हो चुका है जो कि बहुत खतरनाक है। आपने बात की है इंडिया में उसने बड़ी तबाही, तमाम लोग जानते हैं, आपके नाजरीन भी जानते हैं, आपने भी दिखाया है कि वहां कितनी बड़ी तबाही आई है और अभी तो प्रॉब्लम में है भारत में। लेकिन आजकल अगर तो यही डेल्टा वायरस इंडोनेशिया में कयामत मचा रहा है। आप देखें कि इंडोनेशिया का बहुत बुरा हाल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस लिहाज से ये खतरनाक है कि ये वायरस, डेल्टा वायरस जिसको कि इंडियन वायरस कहा जाता है, ये चूंकि बहुत तेजी से ट्रांसमिट होता है, एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है। दूसरा, इसका सिम्टम जब पता चलता है लोगों के कि बुखार तेज हुआ है, बुखार नहीं उतर रहा है 2-3 दिन बाद, जब डॉक्टर से रुजू करते हैं उस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, और डॉक्टर साहब ये वायरस आपने करार दिया था लंदन वेरिएंट का जो वायरस है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और उससे पहले हमने कहा ब्राजीलियन वायरस, अफ्रीकन वायरस बहुत खतरनाक है। ये जो डेल्टा वायरस है जिसको अब इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है सबसे ज्यादा खतरनाक है,
लंदन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट जो इंडियन वायरस है, इसमें फर्क क्या है? देखिए, बात ये है कि ये जो यूके वेरिएंट जब आया था तो उस वक्त ये पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और खतरनाक इस सेंस में कहा गया था कि वो बच्चों पे अटैक करता था, और लंदन में पूरा लंदन खाली हुआ सिर्फ इसी खौफ से कि हमारे बच्चे बीमार होंगे और बहुत प्रॉब्लम होगी, तो लोग वहां से भागने शुरू हो गए अपने बच्चों को सेव करने के लिए, कि बड़े तो बच जाते हैं, बच्चे की जहां बात आती है तो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, इसलिए वो बहुत खतरनाक है। फिर बाद में साउथ अफ्रीकन वेरिएंट इससे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी इन्फेक्टेड जो केसेस होते हैं, बहुत तेजी से वायरस जो है बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया, और वो म्यूटेशन के बाद उसके बाद ब्राजीलियन जो वायरस था वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। लेकिन इन तीनों से ज्यादा जो डेल्टा वायरस कहा जाता है इंडियन वायरस को, वो चूंकि सबने देखा कि वो उस तीनों से बहुत ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट होने वाला वायरस है, और उसके साथ साथ ये और जब पता चलता है तो बहुत देर होती है। जो इसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये वायरस आप में अच्छा डॉक्टर साहब, तो अब 3 दिन बाद तेजी से फैलने वाला है। अब हमारे पास पैरामीटर वही है, एसओपी वही है कि हमने दूर रहना है, मास्क लगाना है, हाथ नहीं मिलाने, 30 सेकंड तक हाथ धोने, एसओपीज वही हैं। देखिए, एसओपीज बिल्कुल वही है। कोरोना वायरस का जो एसओपीज जो हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जनवरी से बता रहे हैं, 26 फरवरी 2020 से ये केस पाकिस्तान में आया, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन 22 जनवरी 2020 से हम लोगों को वो एसओपीज बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल सेम वेस्ट एसओपीज है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो हम पाकिस्तान कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कह रही है, एहतियात एहतियात एहतियात, उन्हीं एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करना है। 30 सेकंड तक हाथ धोना है, दूर रहना है, हाथ नहीं मिलाना है, मास्क पहन रहा है, रश में नहीं जाना है, इन्हीं एसओपीज पे। डेल्टा वायरस डेंजरस है, इंडोनेशिया में, अमेरिका में तबाही मचा रहा है, पाकिस्तान में आ चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं एहतियात, अदरवाइज खतरात है। दूसरा अहम मौजू, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? तालिबान जल्दी से बड़े बड़े शहर, जिले और सूबे फतह करते जा रहे हैं। अमेरिका जा चुका है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान को किस तरह बिहेव करना चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत को कैसे करना चाहिए? क्या ये 30-40 लाख अफगानी जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, महाजिरीन अफगानी, ये वापस जाएंगे या और अफगानी पाकिस्तान आ जाएंगे? होगा क्या? मेरे साथ मौजूद हैं रुस्तम शाह महमद साहब, बहुत एक्सपर्ट हैं अफगानिस्तान के अमूर पे, और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम रुस्तम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। जी जी, आवाज़ आ रही। बड़े बड़े सवाल हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा अफगानिस्तान में अमेरिका जीत गया है कि हार गया है, और पाकिस्तान पे इतना दबाव है या नहीं है। हम अपनी पॉलिसी अमन के साथ चलते रहें या अफगानिस्तान में हमारा कोई रोल होगा, और क्या अफगानी महाजरीन की हालत खराब होने की सूरत में पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? रुस्तम साहब, आपको क्या पिक्चर नजर आ रही है अफगानिस्तान में? जो रोल पाकिस्तान प्ले करेगा उसका रद्दअमल होगा, इसलिए पाकिस्तान को वहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है उससे अलग रहना चाहिए। अफ़गानों का काम है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस हुकूमत को इंस्टॉल करते हैं, वो जंग से करते हैं, नेगोशिएशन से करते हैं। किसी एक फ़रीक़ की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, किसी एक फ़रीक़ का साथ नहीं देना चाहिए। मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहकर जो माजी की गलतियाँ हमने की हैं, जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं, उनसे हमको सबक सीखना चाहिए। और इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में हालात हैं उनके बारे में ऐसे बयानात देना जिनसे मज़ीद शकूक व शुबात उभरते हैं। अफ़गानों के दिलों में कुछ शकूक आते हैं कि पाकिस्तान अब भी अपनी फेवरेट ढूंढ रहा है और अपनी जो प्रॉक्सीज़ को वो कर रहा है, और यहाँ जो अपना इंडिया सेंट्रिक वो है पॉलिसी है उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें अफ़गानों के दिलों में पाकिस्तान के वो हक़ारत और एक हॉस्टिलिटी की बुनियाद बन जाती हैं। इससे बचना चाहिए। अच्छा। जो भी हुकूमत वहाँ बनेगी, ये भी हमें नहीं कहना चाहिए कि अगर हुकूमत ताकत के ज़ोर से बनी तो हम रिकगनाइज़ करेंगे, नहीं करेंगे। ये बातें कहने की नहीं हैं, उनको अपना फ़ैसला करने दें। हमारा मकसद यही है कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर सेफ हो और रेफ्यूजीज
देखिए जो भी वहाँ, देखिए पिछले 20 साल से 40 साल से जो भी हुकूमतें थीं, पाकिस्तान ने उनके साथ डील किया है। सारी दुनिया उनके साथ डील करती रही है, हम भी उनके साथ डील करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसे बयानात नहीं देना चाहिए जिनसे मजीद जो है वो लोगों के दिल में पाकिस्तान के खिलाफ आपका पॉइंट आया। बहुत सॉलिड बात है कि वहाँ पर जो हुकूमत बने उसको पाकिस्तान करे, उससे पहले कोई बयान ना दे। एक बयान दिया जनरल साहब, वो बड़ा उम्मीद नहीं थी इस तरह का बयान आएगा वजीर आजम पाकिस्तान ने अमेरिकन चैनल का, एब्सोल्युटली नॉट। ये एक बहुत भारी स्टेटमेंट है पाकिस्तान की जानिब से कि अमेरिका के साथ हम उन्हें अड्डे नहीं देंगे, उन्हें स्पेस, एयर स्पेस नहीं देंगे। और ये एक ऐसा नैरेटिव जो शायद इससे पहले किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने इस तरह नहीं दिया। ये अफगानियों के फेवर का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान के फेवर का स्टेटमेंट है, अमन के लिए स्टेटमेंट है। आप इसको किस तरह देखते हैं और ताजा तरीन सूरत हाल पे क्या कहेंगे? देखिए फैसल, एक तो थोड़ा वाज़ेह है कि ये आज का पाकिस्तान दूसरा पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ स्टैंड ले रहा है, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बिल्कुल सही स्टैंड है ये। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान कोई और काम करेगा तो पाकिस्तान नुकसान उठाएगा। ये नहीं है कि इससे पाकिस्तान को फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि अमेरिकन, इसी के साथ जो एक और अहम चीज कम से कम मैं जो समझता हूँ, अमेरिकन फौज निकली है, अमेरिका यहाँ से नहीं निकला, अमेरिका यहाँ से जाएगा भी नहीं। और अमेरिका का वहाँ पे इंटरेस्ट भी है अफगानिस्तान में, फिर उनका एम्बेसी भी रहेगी। अब उनके कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो निकलते हैं नहीं निकलते, किस हद तक इस अफगानिस्तान को वो सपोर्ट करेंगे जो भी नई वहाँ पे हुकूमत आएगी वहाँ पे। दूसरी चीज जो हम सब समझने में गलती कर रहे हैं कि ये तालिबान डिफरेंट तालिबान है, 1996 वाले तालिबान नहीं है। वो मदरसे के स्टूडेंट्स थे, उनको दुनिया का ज्यादा पता नहीं था, उठे, उन्होंने खूनखराबा भी किया, एक बहुत तवील अरसे तक खूनरेज़ी जारी भी रही। इन तालिबान ने उस सब से गुजर कर बहुत कुछ सीखा है, और ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप देखिए शायद सबसे एक्सपर्ट है। तो हमें बातचीत जारी है, एक तरफ वो बाकायदा अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया है कि हम जो दिल्ली हेडक्वार्टर्स हैं, यानी जो बिल्ट अप एरियाज हैं, जो शहर हैं जिनमें ज्यादा खूनखराबे का खतरा है, हम वहां जाने से गुरेज करेंगे जब तक हमारी बातचीत से हो नहीं जाती। दूसरा, उन्होंने बड़ा अहम काम यह किया है कि जिस तरफ से उनको खतरा था वो बॉर्डर्स पहुंच के उनको सील कर जाए। नॉर्थ में ले लीजिए, ईरान के साथ ले लीजिए, पाकिस्तान ने खुद अपना बॉर्डर सील किया हुआ है, और चीन की तरफ से, जो अफगान की तरफ से, वहां पर भी सील है। और एक और जो बहुत जबरदस्त काम उन्होंने किया अफगान तालिबान ने, उन्होंने बाकायदा हर इलाके के लिए अपनी अपनी टीम्स बनाई हैं, जो वहाँ के इलाके मशरान कहते हैं, बड़े कह लीजिए, समझदार लोग कह लीजिए, वो लोग जो अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्टेबल हैं हर मकतबा फिक्र को देही इलाकों में, उनको उन्होंने पहले आगे भेजा है। बातचीत के जरिए लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जो उनकी अफगान फौज के जो लोग डिजर्ट करने के पास आ रहे हैं, उन सब के साथ बाकायदा एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आपको दोबारा हम नौकरी पर रखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि अफगानिस्तान तालिबान डिफरेंट है, और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त डिफरेंट है स्टैंड। इसकी कीमत पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। कीमत ये है कि जो अमेरिका जिस तरीके से यहाँ से निकल के जा रहा है, जो उसने इतना अरसा यहाँ पे रहा है, और जो उसके वफादात को अब तक पहुंच रही है, क्योंकि देखिए तालिबान का जो लेटेस्ट जो बयान आया उसमें कहा रूस हमारे लिए बहुत अहम है। रूस भी बैठे हुए हैं, ईरान भी बैठे हुए हैं, चीन के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। तो ये सारे जो मुल्क है, पाकिस्तान है, ईरान है, रूस है और चीन है, इनमें से कोई भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो रखना चाहते हैं अच्छे, लेकिन किसी को उस एंगेजमेंट पर नहीं जाना चाहते जहाँ से खून खराबे का अंदेशा है। तालिबान खुद भी इस चीज को समझ गए हैं, वो भी खून खराबा नहीं चाहते। तो पाकिस्तान भी डिफरेंट है, तालिबान भी डिफरेंट। बिल्कुल सही। मैं एक न्यूज ब्रेक ले रहा हूँ। बात ब्रेक के बाद असल सवाल ये है कि अमेरिका जो पाकिस्तान का स्टैंड है एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान ने जो कह दिया, और जिसके बाद इमरान खान चीन के साथ जिस तरह के खड़े हुए हैं, पाकिस्तान जिस तरह चीन के साथ खड़ा हुआ है, अब होगा क्या? अगला डिकेड क्या है? अगले 10 साल में क्या होने वाला है? इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अफगानिस्तान जो सूरत हाल वहाँ पर है और पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल हो सकती है। हमारी ख्वाहिश क्या है पाकिस्तान की?
अगवान महाजरीन जो पहले से 30-40 लाख पाकिस्तान में, वो वापस चले जाएं, वहाँ पे अमन हो, पाकिस्तान किसी भी धड़े के साथ किसी का धड़े का साथ ना दे और जो हुकूमत बने उसे ओन कर ले। अब सूरत हाल ये है कि अगले 10 साल को अगर फोरकास्ट किया जाए कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है एब्सोल्युटली नॉट का अमेरिका के सामने, और जिस तरह चीन के साथ आगे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, हम अगले डिकेड में किस तरह आगे मूव करेंगे? रुस्तम शाह साहब, आप अगले 10 साल किस तरह देख रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस को? देखिए, अमेरिका निकलेगा इस खत्ते से और चीन की वहाँ इकनॉमिक और पॉलिटिकल बालादस्ती होगी, उनकी डोमिनेशन होगी। वो एक बड़ा मुल्क है और उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर। उनकी आप देखें कि ऑयल एंड कॉपर में, ऑयल और गैस में और फिर कॉपर में, साउथ अफ़गानिस्तान में, नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट है। फिर उनका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सी पैक या वन बेल्ट वन रोड, वो भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता और अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकता जब तक कि इस इलाक़े में अमन न हो। तो चीन का अफ़गानिस्तान के अमन से गहरा वास्ता है और अमेरिका को ये डर है कि पैसे तो उन्होंने ख़र्च किए, 1.5 ट्रिलियन डॉलर उनके गए, 3-4 हज़ार लोग उनके मारे गए, 7,500 कंट्रैक्टर की सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा गया और कोई 50-60 हज़ार लोग ज़ख्मी हो गए और बाकी चीन बैठ जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन ये कड़वी गोली उनको निगलनी होगी, ये तो एक दिन होना है, चाहे अमेरिका को पसंद हो या ना पसंद हो। तो आइंदा 10 साल में पाकिस्तान जो है वो चीन का करीबी इत्तेहादी साथी होगा। अमेरिका को ये बात नागवार गुजरेगी, लेकिन पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि अमेरिका से भी अपने ताल्लुकात कायम रखे और उनको प्रमोट करने की कोशिश करे। ये हो सकता है या नहीं हो सकता, हालात पे डिपेंड करता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है और हिंदुस्तान और अमेरिका मिलके चीन का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में भी और अरेबियन सी में भी। तो ये बात हमें याद रखनी है कि अमेरिका भारत का मुकम्मल तौर से चीन के ख़िलाफ़ एक हलीफ बन चुका है और हिंदुस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो आपको मालूम है। तो वो हो सकता है कि वो भी इसकी ज़द में है। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत आखिर कायम हो जाएगी और उनके साथ हमारे ताल्लुकात इस वजह से होने चाहिए कि एक तो हमारा बॉर्डर सेफ रहे और दूसरा अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन में हमारा हाथ हो। और फिर तुर्कमानिस्तान से जो गैस पाइपलाइन आनी है और ताजिकिस्तान से जो बिजली आनी है वो उस वक्त आएगी जब अफ़गानिस्तान में अमन हो। सेंट्रल एशिया के साथ भी हमारे रवाबित उस वक्त होंगे जब अफगानिस्तान में अमन हो। बहुत तो हमारा अमन अफगानिस्तान। यही सवाल मेरा जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपसे कि हम 10 साल को अगर फोरकास्ट करें, जिस तरह से रुस्तम शाह साहब कह रहे हैं, बहुत आसान अंदाज में उन्होंने समझाया है, लेकिन इसमें कहीं मिसहैप हो सकता है, इंडिया कोई साजिश कर सकता है, इंडिया के इंटरेस्ट वहां पर है, अमेरिका के साथ मिलकर रोक सकता है, सी पैक को डिले किया जा सकता है। पाकिस्तान ने अपने पत्ते बहुत खोल कर रख दिए हैं अमेरिका के सामने, दुनिया के सामने। हम सही स्ट्रेटेजी के साथ रिजल्ट्स हासिल कर लेंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स में? हम जनरल साहब कहां होंगे? देखिए, एक तो जो बड़ी चीज कम से कम मेरा अपना तजिया ये है कि ये दुनिया का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया हुआ है, जहाँ पे पाकिस्तान वाक़या है, हिंदुस्तान है, चीन है, साउथ चाइना सी है, इंडियन ओशन है। ये ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया हुआ है। इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में पाकिस्तान के लिए चांसेस भी हैं और पाकिस्तान के लिए खतरात भी हैं। कुछ खतरात का तो मोहम्मद साहब ने जिक्र कर दिया। रुस्तम साहब, जिस तरह से जनरल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी इस तरह से होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे कि अगर इंडिया और अमेरिका मिलकर ये तय करते हैं, जैसा कि लग भी रहा है कि सी पैक को रोका जाए, डिले किया जाए, चीन को परेशान किया जाए, सारी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, यूरोप को साथ लेकर आ रहे हैं चीन के खिलाफ, और पाकिस्तान कहता है हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ है, कितनी दुश्वारियां आपको नजर आ रही हैं मुस्तकबिल में? मैं नहीं समझता ज़्यादा दुश्वारी होगी। चीन और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो कौमी, दोनों मुल्कों के कौमी मफादात की बुनियाद पर है और वो जो भी यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत होगी ये चीन के साथ कोऑपरेशन जारी रहेगी। इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। अमेरिका को इस बात को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि
अमेरिका इस खत्ते से अब तकरीबन निकलने वाला है। निकलने वाले का मकसद ये नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल छोड़कर चला जाए, उनके यहाँ अब भी जो है मफादात हैं। सेंट्रल एशिया में बड़े रवाबित हैं बाज़ मुल्कों के साथ, पाकिस्तान के साथ भी रवाबित होंगे, लेकिन अमेरिका की वो हैसियत सुपर पावर की कि वो आके हमला करे और उनके अपने जर्नैल पर ये कहें, जनरल डगलस ल्यूट कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। जो 20 साल लड़ाई लड़ें और उसके बाद उनके अपने जर्नैल ये कहें, और वो जर्नैल कोई आम आदमी नहीं था, क्या था? बुश का भी एडवाइज़र था और ओबामा का भी एडवाइज़र था। तो उसने कहा कि हमें आखिर वक्त तक ये समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या तलाश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान में, क्यों? तो जनरल साहब अननेसेसरी बहुत जबरदस्त आपने बात की। जनरल साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। अच्छा जनरल साहब, मैंने जो सवाल किया था आप काइंडली जवाब पूरा कीजिए प्लीज। देखिए मैं तो कह रहा था ना कि अमेरिका इज द पावर ऑन द डिक्लाइन। ये मैं और आप शायद अभी नहीं देख रहे, दुनिया ये बात कर रही है, अमेरिकन खुद ये बात कर रहे हैं। अब अमेरिकन को डर ये है कि इस सूरत हाल में वो जो आजकल की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है जो आने वाली है, किसी जंग में ना झोंक दे इसको। 2 साल पहले जो उनका स्ट्रेटजी पेपर आया था, वाशिंगटन से रिलीज हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें जो टेररिज्म के खिलाफ तो जंग हम जीत चुके हुए हैं, अब हमें लड़ना है उसके खिलाफ और चीन के खिलाफ, दोनों को मिलके। तो जो इस खित्ते के हालात हैं उसमें देखिए चीन तो बहुत वाज़ेह है कि उसका रोल क्या है, रूस बहुत बड़ा इस खित्ते का जो है वो मुल्क है इसका, और इसमें रूस का बहुत बड़ा किरदार है। इसमें रूस ने देखिए जितनी भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी उनमें किसी को उन्होंने अमेरिकन को अड्डे देने की आस नहीं दी उन्होंने। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब उनको पता चला कि ये अफगानी फौजी भाग के ताजिकिस्तान चले गए हैं तो उन्होंने कहा जी वो अपनी फौज तक भेजने को तैयार है, क्योंकि उनमें से कोई, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो और इसका जो स्पिल ओवर है उनके मुल्कों में चला जाए। तो इन सब का स्टेक ये है कि अफगानिस्तान में अमन हो, जिसका फायदा ये है कि सब मिलकर अफगान तालिबान के साथ जो दूसरे वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान में अमन की कोशिश करेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले चंद सालों में अफगानिस्तान निस्बतन पुरअमन हो जाएगा। और ये जो वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा है, अब अमेरिका के ये बस में नहीं है उसको रोकना, इसके बस में नहीं है रोकना। अच्छा। कि जो उसको रोकने की कोशिश आज से 10 साल 20 साल पहले करनी चाहिए थी, उसमें वो नाकाम हो गया हुआ है। चीन बहुत खुल के अभी सामने आ गया है। चीन ने अफ्रीका में अपने अड्डे जमा लिए हैं, एरिट्रिया में जाती तौर पर मौजूद है, वहाँ पर ईरान को उन्होंने कहा है, बहुत बड़े मुआहदे किए हैं कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी हम अपना 5000 तक फौज भी वहाँ पे भेज सकते हैं। और वाखान से उनको खतरा है, क्योंकि भारत करता क्या रहा है, लद्दाख के जरिए जो यहूद मुसलमान थे या जो उनके डिसिडेंट्स थे उनको ला के यहाँ पर ट्रेनिंग दे के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, मोहतरम जनाब रस्तम शाह साहब। अमेरिका को यही नहीं पता चला कि वो अफगानिस्तान क्यों आया था और वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहा है, लेकिन भारत को अपनी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर जिस तरह से रखी हुई है वैसे रखनी चाहिए। एक और मौजूद है, बहुत अहम मसला है, पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ में बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि ये क्यों अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये चहम गोइयाँ है और आखिरी मसला हल क्यों नहीं हो रहा। वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट के हक़ का इख्तियार देना चाहिए या नहीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तानी अमेरिकन बड़े बिजनेस टाइकून हैं तनवीर अहमद साहब, ह्यूस्टन से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। तनवीर साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मौजूदा दौर में ये जो मौजूदा हुकूमत चल रही है पाकिस्तान की, इन्होंने फैसला किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको वोट का हक दिया जाए, वोट का हक मिलना चाहिए। नून लीग इसकी मुखालफत कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी वाकई चाहते हैं कि उन्हें वोट का हक मिले? फैसल साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मुझे खुशी है कि हम आज इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बात कर रहे हैं। और मेरे नज़र में तो डेफिनेटली पाकिस्तानियों को जो वोट मिलना चाहिए, इसमें सबसे बड़ी अगर कंट्रीब्यूशन अभी भी देखें इकानमी को बेहतर करने के लिए, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हैं, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हैं, चाहे कहीं पे भी रह रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और भी एलेबोरेट किया जाए तो कितनी खिदमात जो है वो पाकिस्तान के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट जो भी आई है उन्होंने कम्प्लीटली इसको इग्नोर किया है। और अभी जो मुझे जिस चीज़ की खुशी है कि पीटीआई ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है और
पीटीआई गवर्नमेंट जो है ना वो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको और भी इनकरेज कर रही है। और सबसे जो बात यह है कि जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो कितना हम ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं, कितना जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं। हम चैरिटीज़ में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो नंबर 1 है। इसी चीज़ को लेके अगर देखा जाए कितने और एफर्ट्स हम लगाते हैं कि जो भी एक टेक्नोलॉजी है बाहर के मुल्कों में, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये सब के सब वो लेके पाकिस्तान की तरफ ही जाते हैं। तो मेरा ये सवाल बेसिकली प्रीवियस गवर्नमेंट से भी है कि आया उन्होंने सभी तनवीर साहब, लेकिन सब ये जो वोट के हक की जो बात की है वो इस हुकूमत ने की है और ये दोनों पार्टियां मुखालफत कर रही हैं। आप इन हुकूमत की काविशों को, कोशिशों को जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, इसको किस नजर से देखते हैं? जी फैसल साहब, समंदर पार जो पाकिस्तानी है उनको डेफिनेटली वोट का जो है वो हक मिलना चाहिए। जिस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकानमी को लेके, जिस तरीके से जितने भी पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, चैरिटी करते हैं, जो भी एक नॉलेज लेके जाते हैं, तो क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? मेरा सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है वो प्रीवियस गवर्नमेंट से उन्होंने क्यों नहीं एक्नॉलेज किया। अगर अब पीटीआई या इमरान खान साहब जो भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के लिए इतनी तगोदो कर रहे हैं, इतनी कोशिशें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हैट्स ऑफ टू इमरान खान साहब हु जस्ट स्टार्टेड डूइंग ऑल दैट। चले तनवीर साहब, आखिरी सवाल खत्म हो रहा है। मैं चाह रहा था आप सिर्फ ये बताइए कि जो आपने बात की पिछली हुकूमतों ने नहीं किया, इस हुकूमत ने किया, दोनों तरह की हुकूमत है, यानी कि तो 3 पार्टीज पाकिस्तान में हो गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ। पिछली जो 2 हुकूमतें रही हैं, मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कई दफा उन्होंने बारियां लगाई हैं, उनमें और इमरान खान की हुकूमत में आपको फर्क क्या नजर आता है ओवरसीज पाकिस्तानी की हैसियत से? जी फैसल साहब, अगर आप देखा जाए तो जो भी प्रीवियस गवर्नमेंट्स आई हैं, जो प्रीवियस जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली नून लीग हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, इन्होंने बिल्कुल भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को नहीं सराहा। मेरी नज़र में सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको भी पता है कि इसलिए वो बिल्कुल अपोज कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वोट्स जो होंगे वो पीटीआई ही के होंगे। दूसरी बात जो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई है कि जो जितनी भी जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स बनी हैं उनको भी पता है कि जो इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानीज हैं वो ओवरसीज में ही रहते हैं, वो एक उस माशरे का हिस्सा बन चुके हैं कि जहाँ पे करप्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। तो ये मेरी नज़र में ना ये डरते हैं कि अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा सराहा जाए तो वो पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान जो है ना वो एक अच्छी तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा, जो कि ये प्रीवियस जो पार्टीज हैं वो नहीं चाहती हैं। और मेरी तो रिक्वेस्ट पीटीआई से और इमरान खान साहब से यही है कि इस चीज़ से आप बिल्कुल पीछे ना हटें, ज़्यादा से ज़्यादा और तरजीह दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की तरफ रजू करें और पाकिस्तान की एक जो तरक्की का एक जो उन्होंने एक अहम जिम्मा उठाया है उस पर साथ मिलकर चलें। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट पिछली आई हैं उन्होंने कंप्लीटली डिस्करेज किया है ताकि जो भी इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी था वो बिल्कुल भी ना पाकिस्तान में आए, ताकि उनकी जो एक जागीरदारी है या जो एक उन्होंने इजारादारी रखी हुई है वही चलती रहे। अब अगर देखा जाए, अगर आप पाकिस्तान में जितने भी आपके असेंबली मेंबर जो मोस्टली हैं या MPAs वगैरह हैं, उनकी अगर आप एजुकेशन देखें, उनकी एक इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस अगर आप देखें तो उनमें बिल्कुल भी नहीं है। उनको सिर्फ यही है कि हम किस तरीके से सिस्टम में आए और अपना जो है ना अपने बैंक अकाउंट्स भरें। और इसी वजह से मेरे ख्याल में मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा पीटीआई से और इमरान खान साहब से कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों को अहमियत दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं वो पाकिस्तान में आए। और बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि बहुत बड़ा मकाम हासिल कर चुके हैं यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, मेरी कोशिश है कि उनकी राय ली जाए। और चूंकि उन्होंने पाकिस्तान से जाकर वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बड़े मकाम तक पहुँचे, अमेरिकन गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट उनसे राय लेती है, उन्होंने बिजनेस बना के कामयाबी हासिल की है। उनमें से एक तनवीर अहमद है जिनके कई 100 स्टोर्स हैं
और कम वक्त के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को सराहा है और पाकिस्तान के लिए नई ख्वाहिशात चाहते हैं। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।